जनवरी 2025 में एसआईपी के थ्रू 26,459 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए एंड ये अमाउंट हर महीने बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया में 2023 में टोटल 12.7 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, जो 2024 में बढ़कर 18.53 करोड़ हो गए। अब इस चीज़ से आप इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर देख सकते हो, लेकिन इस डेटा को देखकर मैं खुश तो काफ़ी होता हूँ, लेकिन थोड़ा सा दुखी भी होता हूँ। लोग इन्वेस्ट कर तो रहे हैं, लेकिन वो बिना किसी नॉलेज और बिना किसी स्ट्रेटजी और बिना किसी रीज़न के किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं अपने एक दोस्त से मिला, मैंने उसका पोर्टफोलियो देखा। उसके पोर्टफोलियो में 8 म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है एंड ही इज़ नॉट अ नॉर्मल गाय, ही इज़ अ डॉक्टर। उसके बावजूद उसके पोर्टफोलियो की हालत ये थी। मैंने उससे पूछा कि कैसा रहा भाई यहाँ तक का सफ़र। तो उसने बताया कि 3 म्यूचुअल फंड्स उसके चाचा जी ने सजेस्ट कर दिए थे, 3 उसके किसी कलीग ने सजेस्ट कर दिए थे एंड बाकी 2 में वो पहले से इन्वेस्ट कर रहा था। एंड सबसे पता है हैरानी की बात क्या थी, 3 म्यूचुअल फंड्स तो उसमें लार्ज के म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें एसआईपी के थ्रू पैसा जा रहा है, जिसका कोई सेंस नहीं बनाता। 3 जगह वो बार बार एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा दे रहा है एंड ऑफकोर्स ही इज़ अ डॉक्टर, उसके बावजूद ये हालत है। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिनको इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है या कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई रीज़न नहीं है किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने का। देखो, जब आप इन्वेस्ट करते हो, सबसे जो मुझे ज़रूरी चीज़ है ना, वो ये है कि आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए कि आपने उसमें क्यों इन्वेस्ट किया है। एंड थर्ड, आपके पास एक वेल प्लान्ड एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूँगा एंड कितने टाइम तक करूँगा एंड मेरी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो कितनी है। जब ये आपके पास सारा जो डेटा होता है, फिर आपका जो इन्वेस्ट होता है आप उसमें कॉन्फिडेंट रहते हो। ओके, तो इस वीडियो में हम इंडिया में कितने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके बारे में बात करेंगे। सेकंड, मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए उनमें से कौन सा ऑप्शन परफेक्ट है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको 3 पड़ाव पार करने होंगे। सबसे नंबर 1, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होता है, पहले ये जानते हैं। इमरजेंसी फंड, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, इमरजेंसी फंड, विच मीन्स ये इमरजेंसी के लिए एक फंड है। अब इमरजेंसी फंड होता क्या है, अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में कवर करूं तो इमरजेंसी फंड मीन्स आपके जितने भी एसेंशियल्स खर्चे होते हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपका राशन पानी, आपका बिजली का बिल एंड अगर आपका फ्यूल जो आप पेट्रोल का खर्चा होता है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके बीवी के खर्चे, आपके बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस एंड ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स का खर्चा। तो जो भी एक अमाउंट निकल कर आता है, जिन खर्चों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, अब इस अमाउंट को आपको 1 महीने का ही आपका एक इमरजेंसी फंड होता है। आइडियली आपको 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, कम से कम 6 महीने का एंड आइडियली 12 महीने का। तो अगर आपको 6 महीने का इमरजेंसी फंड चाहिए तो आप इस 1 महीने के अमाउंट को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 12 का चाहिए तो आप 12 से मल्टीप्लाई करिए। तो ये जो अमाउंट निकल कर आता है ये होता है इमरजेंसी फंड। अब ये ज़रूरी क्यों होता है? फॉर एग्जांपल, आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी, आपके पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं है। अब होगा क्या, जब आप इन्वेस्ट करोगे तो अब आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, लेकिन कल कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, फॉर एग्जांपल आपकी जॉब चली गई या आपको कोई इंजरी हो गई, आप जॉब नहीं कर पा रहे, या कोविड जैसी सिचुएशन आ गई या कोई वॉर हो गया। देखो, लाइफ अनसर्टेनिटी से भरी हुई है, कल कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तब आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो आप क्या करोगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। फिर आप यही करोगे कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है आप उसको जाके विड्रॉ करोगे। तो अब आपने क्या किया, जो भी आपने इतनी मेहनत से पैसा कलेक्ट कर करके एक अमाउंट बनाया था जिसमें कंपाउंडिंग अपना काम कर रही थी, उस चीज़ को आपने ब्रेक कर दिया और उस पैसे को अब आपने यूज़ में ले लिया। तो अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड होता है तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती, क्योंकि अब आपके पास एक वेल प्लान्ड एक इमरजेंसी फंड है। अगर आपको कोई इमरजेंसी आती है आप उसे यूज़ करोगे, न कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करोगे। दैट्स वाई आपके लिए इमरजेंसी फंड जरूरी होता है। अब इसे आप पार कहाँ पे करोगे? इसे आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इसे इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अब होगा क्या, जब आपको इस पैसे की ज़रूरत होगी, मे बी जिस एसेट क्लास में आपने इन्वेस्ट किया उसका डाउनफॉल चल रहा हो, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो तो ऑलरेडी डाउन होगा। वहाँ पर अगर आप इसे निकालोगे तो आपने लॉस बुक कर लिया। तो इसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करने के बजाय जहाँ पर फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा है, इसको एक सेफ जगह पार्क किया जाए।
एंड अब अगर आप इसे घर में रखोगे तो ये अपनी पैसे की वैल्यू है जो लूज़ करेगा, क्योंकि घर में पैसा रखा है तो वैल्यू लूज़ कर रहा है, एंड घर में आपको रखना भी नहीं चाहिए इतना ज़्यादा पैसा। तो अब आप इसको एफडी में पार्क करोगे या आप किसी लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पर फ्लक्चुएशंस नहीं होती। लेकिन मुझे एफडी ज़्यादा सेफ ऑप्शन लगता है, क्योंकि वहाँ पर एक रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड हो जाता है और आपका पैसा उस रेट ऑफ रिटर्न पर कुछ टाइम पीरियड के लिए जो भी आपने डिसाइड किया है उसमें लॉक हो जाता है। तो वो मुझे ज़्यादा सेफ ऑप्शन लगता है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो पैसा है वो एक सेफ और एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो चुका है। उसमें आपको जितना डिसाइडेड हुआ है उतना रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा। एक चीज़ आपको याद रखनी है इमरजेंसी फंड जब आप एफडी में पार्क करते हो, कि जो आपकी एफडी है वो ऑनलाइन एक्सेसिबल होनी चाहिए। विच मीन्स जब आपको इमरजेंसी आएगी तो आपके पास इतना टाइम तो नहीं है ना कि आप बैंक जाओगे, एक फॉर्म फिल करोगे, फिर आप लाइन में लगोगे, फिर आप उस फॉर्म को दोगे, सबमिट करोगे, फिर वो आपको जो एफडी है आपकी वो ब्रेक करेंगे, फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, फिर आप उसे यूज़ कर पाओगे। इतना ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है ना। इमरजेंसी में आपको पैसे की ज़रूरत कभी भी हो सकती है, तो आपको ये एफडी है वो ऑनलाइन एक्सेसिबल होनी चाहिए कि जब भी आपको ज़रूरत होती है आधी रात पर भी, तो आप इसे ब्रेक कर सकते हो अपने घर से ही अपने मोबाइल के थ्रू, एंड तब आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हो। तो ये बात हो गई इमरजेंसी फंड की। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शंस के बारे में या दूसरे पड़ाव के बारे में, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि हम तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे, हमें क्या ज़रूरत है, बट बीमारियाँ इतनी बेशरम हो चुकी हैं कि वो बिना उम्र देखे आ रही हैं। ठीक है, किसी को भी कुछ भी हुआ जा रहा है भाई। तो इमरजेंसी फंड के साथ साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना बहुत ज़रूरी है। अब हेल्थ इंश्योरेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जहाँ पर भी आप रहते हो, जो भी आपकी लोकेशन है, वहाँ पर एक अच्छे हॉस्पिटल में पर डे का खर्चा कितना है पहले आप वो पता लगाइए। फॉर एग्जांपल आपके लोकेशन पे कोई भी ऐसा हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक दिन का अच्छा जो हॉस्पिटल है उसका एक दिन का खर्चा है 10,000 रुपये, तो आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, अमाउंट निकल कर आता है 1 लाख रुपये। तो आपको 1 लाख रुपये तक के कवर का एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब 1 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर आपको क्यों लेना है, मैंने जो 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था वो 10 उसमें हम दिन सोच कर चल रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप एक साल में इतने बीमार हो सकते हो कि आप किसी भी हॉस्पिटल में 10 दिन के लिए एडमिट हो सकते हो। तो वहाँ पर आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको कवर करेगा। जब भी आपको कोई ऐसी बीमारी होती है, आपको एडमिट होना पड़ता है, तो वहाँ पर भी आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को विड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको वहाँ पर कवर करेगा। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस में कभी भी अपने पेरेंट्स का और अपना एक साथ नहीं लेना। होता यह है कि आपके पेरेंट्स की जो हेल्थ कंडीशन है वो काफ़ी अलग है, उनकी सिचुएशन काफ़ी अलग है, क्योंकि उनकी एज आपसे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप अभी यंग एज के हो, आपकी हेल्थ सिचुएशन काफ़ी अलग है। अब होता क्या है कि जब आपके पेरेंट्स हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ सिचुएशन जो हेल्थ कंडीशन है वो काफ़ी अलग है, तो कंपनियां उनके हेल्थ इंश्योरेंस पे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करती हैं। तो अगर आप एक साथ अपने पेरेंट्स का और आपका हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, तो बेवजह ही आपकी पूरी पॉलिसी जो है, जो पूरा हेल्थ इंश्योरेंस है, उस पर प्रीमियम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स की एज ज़्यादा है। तो आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस अलग और पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस अलग लेना है। नाउ बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ, और वो है टर्म इंश्योरेंस। अब टर्म इंश्योरेंस आपके तो काम आएगा नहीं, ये आपकी फैमिली के जब काम आएगा जब आप इस दुनिया से जा चुके होंगे। ओके, तो टर्म इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है? पहले तो टर्म इंश्योरेंस उन्हीं को लेना ज़रूरी है जिनके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड है, विच मीन्स आप अपनी फैमिली में इकलौते कमाने वाले हो, जिसके ऊपर पेरेंट्स और पूरी फैमिली डिपेंड करती है। ओके, अब टर्म इंश्योरेंस कैसे लेना है, कितने तक का कवर लेना है, वो बात करते हैं। टर्म इंश्योरेंस का सीधा सा फंडा है, आपकी जितनी भी साल की इनकम है, फॉर एग्जांपल आप 5 लाख रुपए साल के कमाते हो, तो 5 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से। अब यहाँ पे हम 20 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि जब आपकी भगवान नहीं करे आपकी डेथ हो जाती है, तो कम से कम 20 साल तक के लिए आपकी फैमिली को ज़्यादा सोचना ना पड़े। 20 साल तक आपकी फैमिली एक सिक्योर पोजीशन में हो, तब तक उसमें आई होप कोई ना कोई कमाने वाला आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको और ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो आप 25 से कर सकते हो या 30 से कर सकते हो, लेकिन आइडियली सारे लोग होते हैं जो वो 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करके आपको एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। जो भी आपकी साल की इनकम है 5 लाख फॉर एग्जांपल, आप इसे 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट निकल कर आता है 1 करोड़ रुपए, विच मीन्स आपको अपने लिए एक 1 करोड़ तक के कवर का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए।
अब टर्म इंश्योरेंस में ये होता है, जो लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, उसमें काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, वो यूलिप या एंडोमेंट प्लान यूज़ करते हैं। वो वहाँ पर सोचते हैं कि इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टिंग भी हो जाएगी, लेकिन सच कहूँ तो वो बहुत घाटे का सौदा है। आप इमोशनली ना होके लॉजिकली अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता लगेगा कि टर्म इंश्योरेंस ही बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आपको किसी भी यूलिप या एंडोमेंट प्लान की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है और उसमें आप अपनी इनकम के हिसाब से कवर डिसाइड कर सकते हो। एंड ये काफ़ी कम प्रीमियम पे ही आपको मिल जाता है। अगर आप काफ़ी यंग एज के हो, आप जितना जल्दी लेते हो तो वो एक अमाउंट फिक्स हो जाता है आपका लाइफ टाइम के लिए। तो टर्म इंश्योरेंस आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये 3 पड़ाव अगर आपने पार कर लिए हैं, इसके बाद अब बढ़ेंगे हम इन्वेस्टिंग की तरफ। सबसे पहले 2 चीज़ें अपने बैक ऑफ द माइंड रखनी है। सबसे पहले एक चीज़ इन्वेस्टिंग में जो रूल अप्लाई होता है वो ये होता है कि जितनी ज़्यादा रिस्क उतने ज़्यादा रिटर्न, और जितनी कम रिस्क उतने कम रिटर्न। ये रूल आपको अपने दिमाग में रखना है। सेकंड चीज़ ये है कि जब भी हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 चीज़ें काफ़ी मेजर रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले रेट ऑफ रिटर्न एंड सेकंड टाइम। अब सच कहूँ तो रेट ऑफ रिटर्न तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो जो भी एसेट क्लास का जो रेट ऑफ रिटर्न होता है उसी के हिसाब से ग्रो करेगा। लेकिन हमारे हाथ में एक चीज़ है, वो है टाइम। मेरे कहने का मतलब सीधा सा ये है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को जितना ज़्यादा टाइम देते हो वहाँ पर वो चीज़, वो कंपाउंडिंग उतना ही अच्छा काम करती है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को जितना ज़्यादा टाइम दोगे वो उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा वहाँ पर। अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में जानना है तो आप उनके बारे में जाके देख सकते हो, वॉरेन बफेट के बारे में, कि कंपाउंडिंग से वो कहाँ से कहाँ तक आ गए। कंपाउंडिंग की हेल्प से आज वो टॉप 5 रिचेस्ट मैन की लिस्ट में आते हैं। ओके, तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरफ। तो सबसे पहले हम जो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद हम हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है FD, फिक्स्ड डिपॉजिट। अब ये मेथड काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड है। इसको हमारे पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, हमारे मम्मी पापा ने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। इसमें जो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलते हैं वो 7 से 8% के मिलते हैं। विच मीन्स कि जब आप FD करने जाते हो तो वहाँ पर एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न पर आपकी FD लॉक होती है। इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होती। आप जब भी FD क्रिएट कराने जाते हो वहाँ पर एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न पर FD आपकी लॉक होती है, जो भी आपने टाइम पीरियड चूज़ किया है उतने टाइम के लिए। उसके बाद आपकी FD मैच्योर हो जाती है। तो अब इसमें रिस्क काफ़ी ख़त्म से ही हो गया, क्योंकि ये तो फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो ये आपके लिए जो ऑप्शन है ये केवल आपको तब यूज़ करना चाहिए जब आपको काफ़ी कम टाइम के लिए कोई पैसा इन्वेस्ट करना है या पार्क करना है, क्योंकि ये काफ़ी सेफ ऑप्शन है। अब ये बेस्ट किसके लिए है? मेरे ख्याल से बेस्ट या तो आपको कोई इमरजेंसी फंड पार्क करना है, या आपको कोई ऐसा पैसा है जो आपको काफ़ी कम टाइम के लिए रखना है, इसमें आप फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं झेल सकते, या फिर ये सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि उनकी इतनी एज है कि उनको पैसे की कभी भी ज़रूरत हो सकती है। तो वो ऐसी जगह इन्वेस्ट पैसा नहीं कर सकते जहाँ पे फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स वाई उनके लिए FD एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। सेकंड ऑप्शन पे आता है प्रोविडेंट फंड। बेसिकली प्रोविडेंट फंड 2 टाइप के होते हैं, एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ये बेसिकली रिटायरमेंट प्लान के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनमें होता यह है कि जब भी आप जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है वो केवल सैलरीड पर्सन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोविडेंट फंड है उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या वो सैलरीड पर्सन हो। इसमें होता यह है कि आपकी जो भी सैलरी होती है उसमें से एक अमाउंट कट के एक जगह इकट्ठा होता है और उस पर गवर्नमेंट आपको 7 से 8% रेट ऑफ रिटर्न के रिटर्न देती है, रेट के रिटर्न देती है, 7 से 8% के रिटर्न देती है। अब ये जो रिटर्न के बाद जो एक अमाउंट बनता है, जो एक अमाउंट कलेक्ट हो जाता है जब आप रिटायरमेंट लेते हो, तो ये जो पूरा पैसा होता है ये पैसा टैक्स फ्री होता है। दैट्स वाई लोग इन ऑप्शंस को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनमें होता ये है कि धीरे धीरे पैसा कट के एक जगह इकट्ठा भी हो जाता है, वो बढ़ता रहता है और वो पैसा ग्रो होता रहता है। एंड सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो पैसा जब आपको मिलता है वो पैसा आपका पूरा टैक्स फ्री होता है। एंड इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है, तो जब तक वो पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। एंड ये जो दोनों फंड हैं, चाहे वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो या पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो, इन दोनों के अलग अलग नियम और शर्तें हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये सैलरीड पर्सन के लिए काफ़ी एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप धीरे धीरे आपका जो पैसा है वो कटता रहेगा और एक जगह कलेक्ट होता रहेगा और ग्रो होता रहेगा। अदरवाइज़ मुझे ज़्यादा ऑप्शन सही नहीं लगता। एंड इसके अलावा भी और भी ऑप्शंस हैं जो
फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको ऑफर करते हैं, लेकिन ये जो 2 ऑप्शन हैं यही ज़्यादा पॉपुलर हैं और यही सबसे बेहतर हैं अगर फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न की तरफ चाहें तो। इसीलिए मैं केवल इनके बारे में ही बात कर रहा हूँ, वरना वीडियो अननेसेसरी काफ़ी लंबी हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है गोल्ड। अब ये भी काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड है इन्वेस्टमेंट के लिए। इस ऑप्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया है हमारे दादा ने और दादी जी ने। ओके, तब ये ज़्यादा यूज़ होता था इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उस टाइम पर इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का जो लोगों को लगता है कि वो सिर्फ एक फिजिकल गोल्ड लेना ही ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। अब काफ़ी सारे ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के। तो सबसे पहला तो तरीका यही है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना अगर आप चाहते हो तो आप फिजिकल गोल्ड लोगे, विच मीन्स आप ज्वेलरी के फॉर्म में कोई ना कोई गोल्ड लोगे। लेकिन वो एक सही ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेकिंग चार्जेस लगेंगे, और फिर सबसे बड़ी जो एक हेडेक हो जाती है कि अब आपने जो फिजिकल गोल्ड ले लिया है, अब इसकी आपको ना केयर करनी पड़ेगी, आपको इसकी देख रेख करनी पड़ेगी, वरना भाई ये चोरी हो जाएगा। इसलिए ये फिजिकल गोल्ड ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। बट फिर भी अगर आपको फिजिकल गोल्ड में ही फीलिंग आती है इन्वेस्टमेंट की, तो आपको ये कॉइन फॉर्म में, कॉइन जो आते हैं गोल्ड के, या आपको ये बार फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सेकंड ऑप्शन होता है डिजिटल गोल्ड। अब जैसा इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर आप डिजिटली गोल्ड खरीदोगे, ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, आप डिजिटली ही गोल्ड खरीद सकते हो, लेकिन इसमें भी थोड़े से चार्जेस ज़्यादा होते हैं। थर्ड ऑप्शन पे एक और ऑप्शन ओपन होता है आपके लिए, वो है ETF। ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये मुझे एक बेस्ट ऑप्शन लगता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। ETF के थ्रू जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पर आपको केवल और केवल एक स्टॉक जैसे बाय करते हैं, वैसे आपको ETF को बाय करके रखना पड़ता है। तो जैसे जैसे आपका जो गोल्ड की प्राइस है वो बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी ETF की प्राइस बढ़ती है। तो ये काफ़ी एक सिंपल और स्वीट सा मेथड है जो काफ़ी ईजी है। इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है, वो है SGB, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड। अब ये बॉन्ड है वो RBI इशू करती है। इसमें आपको एक बॉन्ड आप खरीदते हो, उसको आप अपने पास रखते हो, एक पेपर मान के चलो, आप पेपर का टुकड़ा है वो आपके पास है, उसको आप गोल्ड की तरह खरीदते हो। उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती रहती है जैसे जैसे आपको गोल्ड की प्राइस बढ़ती है। इसमें एक और ज़्यादा जो बेनिफिट वाला ऑप्शन होता है वो ये हो जाता है कि इसमें RBI आपको 2 से 2.5% इंटरेस्ट भी देती है। इसमें आपको 2 फायदे हो गए। एक तो आपकी गोल्ड की प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे इस बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी। सेकंड, इसमें आपको RBI 2 से 2.5% का रिटर्न भी दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है। तो इसमें आपको एक तरीके से डबल फ़ायदा हो रहा है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के सारे ऑप्शन से एक चीज़ याद रखें, गोल्ड फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न पे काम नहीं करता, इसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती है। लेकिन ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में इसलिए आ रहा है क्योंकि गोल्ड की प्राइस डेली ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है, वो कम फ्लक्चुएट होती रहती है। तो ये एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आता है। तो ये थे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अब बात करते हैं मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में नंबर 1 पे आते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड एक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। पहले गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में गवर्नमेंट को जब भी पैसे की ज़रूरत होती है तो वो डायरेक्टली पब्लिक से पैसा लेती है, विच मीन्स वो एक बॉन्ड इशू करती हैं जिन्हें पब्लिक को देती हैं। उसमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न्स तय होते हैं एंड उसके बिहाफ पे वो आपको बॉन्ड्स देती हैं एंड आपसे वो पैसा लेती हैं। एंड इसमें एक टाइम पीरियड भी फिक्स होता है, जिस टाइम पीरियड पर वो जो बॉन्ड है वो कंप्लीट होता है तब गवर्नमेंट आपके पूरे पैसे को लौटा देती है। ये बॉन्ड्स की कैटेगरी में एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी कम चांसेज हैं कि मतलब है ही नहीं शायद कि गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट कर जाए, विच मीन्स कि गवर्नमेंट आपके पैसे को लेकर गायब हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, मान के चलते हैं ऐसा। सेकंड ऑप्शन पे आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स विच मीन्स इसमें सीधा सा फंडा आप ये मान के चलो, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वो गवर्नमेंट इशू करती है, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं वो प्राइवेट कंपनीज इशू करती हैं। जब भी किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो बॉन्ड्स इशू करती हैं, डायरेक्टली पब्लिक से पैसा उधार लेती हैं। इसमें थोड़े से रिटर्न्स आपको ज़्यादा दिए जाते हैं क्योंकि ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में थोड़े से रिटर्न्स कम होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के कंपैरिजन में। लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रिस्की काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस, कंपनी के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अगर कंपनी का बिज़नेस नहीं चला, कंपनी का बिज़नेस डूब गया, तो कंपनी फिर पैसा आपका कहाँ से देगी, क्योंकि वो उस पैसे को तो बिज़नेस में लगा चुकी। दैट्स वाई आपके लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स थोड़े से ज़्यादा सेफ होते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते टाइम आपको रेटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही एक चीज़ है जिससे आप
कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की कैटेगरी में फ़िल्टर कर सकते हो कि कौन से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो हाई रेटिंग वाले हैं उन्हीं में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस में बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शंस पे, और वो है रियल एस्टेट। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड है जो अभी तक यूज़ होता आ रहा है, लोग अभी भी इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब ये मीडियम रिस्क की कैटेगरी में तो आता है, लेकिन इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। बेसिकली मेरे हिसाब से तो ये ऑप्शंस उनके लिए है जिनके पास अंधा पैसा है। वो अपने पैसे को ज़्यादा टाइम तक किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जहाँ पे मीडियम रिस्क है लेकिन पैसा काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है। अब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के अब ऑनलाइन भी थोड़े से ऑप्शंस आ चुके हैं, लेकिन सच कहूँ तो उनमें लिक्विडिटी का इशू है। एंड ये तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में भी होता है। जब आप कोई फिज़िकल प्रॉपर्टी लेते हो तो उसमें भी थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू आ जाता है, विच मीन्स जब आप किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने जाओगे तो वहाँ पर आपको बायर मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एंड इसमें भी रिटर्न्स आपको मीडियम मिलते हैं, रिस्क भी थोड़ी सी मीडियम ही है, क्योंकि जब आप पैसा दे रहे हो तो कम से कम आप एक प्रॉपर्टी तो खरीद ही रहे हो, इसलिए इसमें रिस्क थोड़ा सा मीडियम हो जाता है। एंड आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पे भी दे सकते हो, है ना। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं, दैट्स वाई थोड़ा सा मीडियम की कैटेगरी में आता है। लेकिन पैसा इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। अब बात करते हैं मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में थर्ड ऑप्शन के बारे में, वो है म्यूचुअल फंड्स। अगर आप लो रिस्क लेना चाहते हो, म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हो, म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हो, म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये काफ़ी एक ब्रॉड इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी है, इसमें किसी को भी निराश नहीं किया जाएगा। काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। पहले इसके ना एक ओवरव्यूज़ कर लेते हैं, इसे समझते हैं। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो पूरा जो पैसा है उसको मैनेज करता है और उस फंड से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेता है। जो भी आप एसआईपी के थ्रू जो पैसा जाता है म्यूचुअल फंड्स में, हर महीने जो लोग एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं या आप लमसम इन्वेस्ट करते हो, वो पैसा आपका जाता है फंड मैनेजर के पास। अब उस फंड मैनेजर को ही सारा कुछ डिसाइड करना है कि वो इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेगा, कहाँ से निकालेगा और कितने टाइम तक कहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा। मतलब सारे डिसीजंस फंड मैनेजर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी डेट म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, तो अब जो भी आपका पैसा जाएगा इन्वेस्टिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स में, उस फंड में, तो उसका जो फंड मैनेजर है वो उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट क्लास में ही इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि आपने डेट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया, तो फिर वहाँ पर जो फंड मैनेजर है वो उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ छोटी कंपनियों में ही पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि आपने स्मॉल कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर आपको जैसे भी रिस्क लेनी है उस कैटेगरी के हिसाब से आप अपने लिए फंड डिसाइड कर सकते हो। तो अगर रिस्क के नज़रिए से देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स 3 टाइप के हो जाते हैं। अगेन बोल रहा हूँ, रिस्क के नज़रिए से, वैसे काफ़ी सारे हैं लेकिन रिस्क के नज़रिए से 3 टाइप के हैं। लो रिस्क की तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ पर आपके लिक्विड फंड्स, डेट फंड्स और लार्ज कैप फंड्स, ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हो सकते हैं म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में। अगर आप मीडियम रिस्क की तरफ जाते हो तो वहाँ पर आपको मिड कैप फंड्स एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स, ये आपके मीडियम रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। एंड अगर आपको हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ जाना है म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में, तो वहाँ पर आपको स्मॉल कैप जो ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो जाता है म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में। दैट्स वाई यहाँ पर म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन है वो सबके लिए बेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये किसी को भी निराश नहीं करेगा। एंड एक चीज़ और लोगों के मन में डाउट आ सकता है कि जब हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा हमारा म्यूचुअल फंड्स के पास जा रहा है। म्यूचुअल फंड्स के पास पैसा नहीं जा रहा। म्यूचुअल फंड्स ने तो वो पैसा आपका कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन म्यूचुअल फंड से आप यूनिट्स लेते हो उनके बदले। क्योंकि अब आप मान के चलो 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो हर महीने, या 500 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो 500 रुपये से आप कितनी ही कंपनियों के स्टॉक्स खरीद लोगे, मैक्सिमम 2, 3, 4 बस। लेकिन यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड्स में अगर ये पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो 500 रुपये हैं वो काफ़ी सारी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि केवल आप वहाँ पे पैसा नहीं दे रहे हो, आपके जैसे काफ़ी सारे लोग आके वहाँ पे अपना जो पैसा दे रहे हैं उस पैसे को वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। सॉरी, फोकस हट गया था। तो उस पैसे को वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं काफ़ी सारी कंपनीज़ में, तो वो पैसा आपका डाइवर्सिफिकेशन वहाँ पे आपके पैसे का अच्छे से हो जाता है। एंड जो फंड मैनेजर है वो
इस सारे काम की जो वो आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए रिसर्च कर रहा है, आपके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है कि कौन सी कंपनी में कौन सा पैसा डालूं, कब निकालूं, ये सारी जो वो मेहनत कर रहा है, रिसर्च जो उसके पीछे एक टीम लगती है, उसके लिए वो एक छोटा सा कमीशन आपसे आपके पैसे में से ले लेते हैं। ये होता है पूरा म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट। एंड अभी भी काफ़ी सारे लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो डोंट वरी, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर मैं काफ़ी एक डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, जिसमें मैं सारे डाउट्स जो भी हैं आपके वो मैं क्लियर कर दूंगा। अब बात करते हैं हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। इसमें नंबर 1 पे आते हैं स्टॉक्स विच मीन्स आप डायरेक्टली किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे। अब इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़रूरी होती हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे पहले आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, डीप नॉलेज। आपको कंपनी के फंडामेंटल देखना आना चाहिए। अगर आप चार्ट के बेस पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको वहाँ पे चार्ट को देखना आना चाहिए, विच मीन्स यहाँ पर आप तुक्के से नहीं लगा सकते पैसा, क्योंकि सारे डिसीजंस आपको लेने हैं। अगर आपने किसी स्टॉक में पैसा लगा दिया तो अब उसकी जो फ्लक्चुएशन है, उसमें उतार चढ़ाव, वो सारी चीज़ें आप ही को मैनेज करनी है। आपको अपना पैसा कब निकालना है, क्या करना है, यहाँ पर आपकी कोई और हेल्प करने वाला नहीं है। दैट्स वाई काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्की है, क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज हैं वहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा 70 से 90% तक साफ हो गया है। तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक तो टाइम होना चाहिए, क्योंकि आपको मार्केट ट्रैक करना पड़ेगा। सेकंड चीज़, आपके पास मार्केट की डीप नॉलेज होनी चाहिए। एंड थर्ड चीज़, आप में फ्लक्चुएशंस झेलने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। किसी दिन 4% ऊपर, किसी दिन 8% नीचे, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। दैट्स वाई ये स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। एंड इसमें रिटर्न्स भी आप 20 से 30% एक्सपेक्ट कर सकते हो विथ हाई रिस्क। अब बात करते हैं हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में सेकंड ऑप्शन के बारे में, एंड वो है क्रिप्टो। क्रिप्टो एक वर्चुअल करेंसी है जिसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसमें आपका पैसा 0 भी हो सकता है एंड इसमें आपका पैसा करोड़ों में भी हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बिना किसी नॉलेज के क्रिप्टो से आप दूर रहें। एंड अगर आप नॉलेज भी लेके पैसा क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आप ये मान के चलें कि आपका वो पैसा जा चुका है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्की एसेट क्लास है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें प्राइस फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सो इन्वेस्ट वेरी केयरफुली इन क्रिप्टो। अब अकॉर्डिंग टू मी किसके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है मैं वो बताता हूँ। अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो या अपने इमरजेंसी फंड को पार्क करना चाहते हो तो आपके लिए FD एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2 से 3 साल के लिए है तो आप लार्ज कैप फंड्स की तरफ जा सकते हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 से 10 साल के लिए है तो अब आप स्मॉल कैप फंड्स की तरफ जा सकते हो। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो पूरा वीडियो में आपको जो जानकारी दी है उसके बेस पर आप अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं। ये मेरे हिसाब से मैंने बताए हैं। एंड एक चीज़ और, इसमें मैं आपको एवरेज रिस्क टेकर की कैटेगरी में देख रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड्स को काफ़ी डिटेल में कवर किया है। मैं आपसे अब इजाज़त लेना चाहता हूँ। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।